हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए जो है 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हैं तो जो आपकी परीक्षाएं हैं वो जुलाई महीने में शुरू हो जाएंगी, आप ये मान के चलिए। और बीटी यूपी में जो आपका एग्जाम होता है वो आपका लगातार होता है, यानी कि अगर आपका एग्जाम मंडे को शुरू हुआ, सोमवार को अगर आपका एग्जाम शुरू हुआ तो वो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, मतलब एक हफ्ते के अंदर लगातार आपका पेपर कराया जाएगा और आपका जो एग्जाम है वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो है आपके पास समय बचा हुआ है मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने का जो है आपके पास समय बचा हुआ है। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी जो है आपके पास पर्याप्त समय बचा हुआ है। लेकिन अगर आप अभी से पढ़ना नहीं शुरू करेंगे तो एग्जाम तक जो है आपको दिक्कत हो जाएगी और हो सकता है कि आपकी बैक लग जाए या फिर आपकी ईयर बैक लग जाए, आप फेल हो जाए और आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर आपको फिर से पढ़ना पड़े। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैसेज आता है कि सर मेरी बैक लग गई है। ठीक है, तो अभी से जो है आपको अपने पढ़ाई पे जो है फोकस कर देना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो है हम 2024 बीटी यूपी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो है वो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। मैं आपको 2024 का कराऊंगा, 23 का कराऊंगा, 22 का कराऊंगा। टोटल 3 क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो हमारा यहाँ पर सिलेबस एक बार जो है वो हम यहाँ पर सिलेबस के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पहले क्या था कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट और सेकंड हुआ करता था, जिसको कि आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में अलग अलग आपको पढ़ना होता था। लेकिन अभी क्या किया है कि अभी जो है इसको एक में कर दिया है। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पर सिलेबस है, पहला चैप्टर है जिसमें कि आपका है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है क्या, इसके अलावा जो है एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इससे जो है ये आपका टॉपिक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपका लिमिटेड टेस्ट वगैरह हो गया, यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की बात की जाए तो ये है आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का फंडामेंटल हो गया, एसिड बेस्ड टिट्रेशन हो गया, ये कुछ जो है यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात की जाए, चैप्टर नंबर 3 की बात हम कर लेते हैं। और देखिए चैप्टर नंबर 3 जो है आपका इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल है, जो कि पहले डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हुआ करता था। ठीक है, तो देखिए अभी जो है वो सिलेबस में बहुत ज्यादा बदलाव हो चुका है। देखिए अभी क्या पढ़ना है, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल में जो है अभी आपको पढ़ना है फॉर्मुलेशन के बारे में। ठीक है, फॉर्मुलेशन हो गया मतलब टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन। इसके अलावा मार्केट प्रिपरेशन, जो भी आपके ब्रांड नेम आते हैं, और स्टोरेज कंडीशन और यूजेस के बारे में जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी कि फॉर्मुलेशन आपका यहाँ पर ब्रांड नेम हो गया, ठीक है, स्टोरेज कंडीशन हो गया और यूजेस हो गया, इसके बारे में जो है आपको पढ़ना है। और इसमें जो है अलग अलग जो है यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका हो गया हिमेटनिक एजेंट्स क्या होते हैं, हम जो है यहाँ पर, ठीक है, हिमेटनिक एजेंट्स के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। हिमेटनिक एजेंट्स में आपका फेरस सल्फेट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स है, टॉपिकल एजेंट्स है, डेंटल प्रोडक्ट है, मेडिसिनल गैसेज है। तो इन सभी टॉपिक्स को जो है हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन और यूजेस, ये जो है हमारा 4 हेडिंग रहेगा। ठीक है, और अगला आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम विद पार्टिकुलर रेफरेंस टू हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 3 रिंग। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस चैप्टर को भी जो है हम अपने क्रैश कोर्स में करेंगे, जो कि पैड बैच जो है आपका फार्मेसी पॉइंट ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या है कि आपका यहाँ से जो है यहाँ से आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री या फिर कहें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपकी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो क्या दिया गया, स्टडी ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा, केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर। देखिए जहां भी स्टार बना हुआ है उसका केमिकल स्ट्रक्चर भी जो है वो एग्जाम में पूछ सकता है। यूजेस, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन और अलग अलग फॉर्मुलेशन और उनके पॉपुलर ब्रांड नेम। ठीक है, तो पहला जो है यहाँ पे आपका चैप्टर दिया गया, चैप्टर नंबर 5, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो भी ड्रग्स काम करती है, जिसमें कि आपका हो गया एनेस्थेटिक्स हो गया, सेडेटिव और हिप्नोटिक हो गया, एंटी साइकोटिक हो गया, एंटी कन्वल्सेंट हो गया, एंटी डिप्रेसेंट हो गया। और जहां भी स्टार दिया गया है, जहां भी स्टार दिया गया है उसका केमिकल स्ट्रक्चर भी जो है आपको
आपको उसका बनाना आना चाहिए। देखिए पुराने सिलेबस में जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी पूछता था, लेकिन अभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को हटा दिया गया है। बस केवल आपको क्लासिफिकेशन, उसका केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, यूजेस, फॉर्मुलेशन और पॉपुलर ब्रांड नेम जो है यही पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। इससे ज्यादा जो है आपसे नहीं पूछेगा। उसके बाद देखिए ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे जो भी ड्रग्स काम करती हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया एड्रीनर्जिक ड्रग हो गया, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स हो गया, ठीक है, जिसमें कि आपका डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट एक्टिंग है। उसके बाद एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट हो गया, कोलिनर्जिक ड्रग हो गया, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स या फिर एंटीकोलिनर्जिक हो गया, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 की बात की जाए, ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें कि आपका दिया गया है एंटी एरिथमिक दिया गया है, एंटी हाइपरटेंसिव हो गया, एंटी एंजाइनल हो गया। चैप्टर नंबर 8 की बात की जाए, डायूरेटिक है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, जिसमें कि आपका यहाँ पर एनएसआईडी में एस्प्रिन हो गया, डाइक्लोफिनाक हो गया। एंटी इन्फेक्टिव की बात की जाए, एंटी फंगल दिया गया है, और आपका ठीक है, और आपका दिया गया यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स हो गया, एंटी ट्यूबरकुलर हो गया। तो जहां भी आपको स्टार दिख रहा है उसका स्ट्रक्चर बनाना जो है वो हम सीखेंगे। एंटीवायरल एजेंट, एंटी मलेरियल, सल्फोनामाइड, एंटीबायोटिक और एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, ठीक है। तो देखिए चैप्टर जो है थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में दिए गए हैं। तो ये आपका यहाँ पर ओवरऑल जो है यहाँ पर सिलेबस होने वाला है। और आज की इस वीडियो में जो है हम 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और आप देख पाएंगे कि जो अभी तक जो हमने सिलेबस देखा है उसमें से जो है कहां कहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप अपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्रैश कोर्स में जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए क्रैश कोर्स में जो है अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो इस क्रैश कोर्स में जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्यूशन जो है आपको चैप्टर वाइज जो है वो आपको कराया जाएगा। जो इसकी लैंग्वेज है, भाषा है, वो आपकी क्या होगी, हिंदी होगी। साथ में आपको एमसीक्यू भी करा दिया जाएगा। जो भी क्लास चलेगी उसका नोट्स भी जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इस कोर्स की जो आपकी वैलिडिटी है वो 1 साल तक रहने वाली है। और जो कोर्स का प्राइस होगा वो होगा 600 रुपए, ठीक है। तो आप इस कोर्स में ज्वाइन करके अपने एग्जाम की जो है वो तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। 600 जो इस कोर्स की प्राइस है 1 साल के लिए। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ये आपका क्रैश कोर्स है। और इसके लिए जो है आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और जो आपको नंबर दिख रहा है आप इस नंबर पे भी जो है कॉल कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना है तो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो है आपको क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट पता होना चाहिए। देखिए पीटीयूपी डी फार्मा का जो भी एग्जाम होता है इसमें जो है क्वेश्चन पेपर आपका 3 सेक्शन में आता है। पहला पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में जो है सारे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और ये एक क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर का होता है। 6 × 30, आपको 30 नंबर यहाँ मिल सकता है। और देखिए पार्ट ए में जो है टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको जो है टोटल 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। तो आज की इस वीडियो में जो है हम पार्ट ए के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको डिटेल से सॉल्व करेंगे। और इसके साथ में जो पार्ट बी है, पार्ट सी है, उसके जो क्वेश्चंस हैं हम उसको पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डिस्क्राइब सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज, फार्माकोपियल सब्सटेंसेज, ठीक है। तो देखिए सोर्सेज का मतलब क्या होता है, सोर्सेज का मतलब होता है स्रोत, और इफेक्ट का मतलब क्या होता है प्रभाव, और इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है अशुद्धता, और फार्माकोपियल सब्सटेंस का मतलब है जो भी हमारी दवाइयां वगैरह हैं वो, ठीक है। तो देखिए जो भी हमारी दवाइयां हैं उनमें जो है इम्प्योरिटी, अशुद्धता के स्रोत क्या है और उसका प्रभाव क्या है, इसके बारे में जो है वो हमें लिखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारी पहली हेडिंग पड़ चुकी है सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है। इम्प्योरिटी के सोर्सेज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज, ठीक है। फार्माकोपियल सब्सटेंसेज। चलिए, तो इसके बारे में जो है वो हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। और आप इस चीज को अपने शब्दों में अपनी भाषा में भी जो है आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, फार्माकोपियल सब्सटेंसेज में अशुद्धियां यानी कि इम्प्योरिटी जो है अलग अलग कारणों से हो सकती है। और अगर इम्प्योरिटी होगी तो जो आपकी दवा है उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी, उसकी स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता, और उसकी सुरक्षा यानी कि सेफ्टी को प्रभावित कर सकती है। जैसे कि
हम जो भी भोजन बनाते हैं, अगर भोजन में कोई अशुद्धि मिल जाए, कोई जो है इम्प्योरिटी मिल जाए, कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए जिससे हमारा भोजन क्या हो सके, खराब हो सकता है। ठीक है, तो जो भी हमारी दवाइयां हैं, फार्माकोपिकल सब्सटेंसेज हैं, उसमें इम्प्योरिटी जो है अलग अलग कारणों से हो सकती है, जो कि दवा की क्वालिटी, स्टेबिलिटी और उसकी सेफ्टी को प्रभावित कर सकती है। और उसके बाद हमने क्या लिखा है, अशुद्धियों यानी कि इम्प्योरिटीज के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। ठीक है, एक एक करके जो है हम सबके बारे में समझते हुए चलेंगे। पहला है फ्रॉम रॉ मटेरियल, कच्चे माल से। देखिए, अगर आपको सब्जी बनानी है या फिर जो है आप कोई भी जो है पकवान बना रहे हैं, और उस भोजन को बनाने में जो है अगर आप किसी ऐसे मटेरियल का यूज कर रहे हैं जो कि पहले से क्या है, खराब है, उसके अंदर मिलावट है। जैसे कि आपको रोटी बनाना है, आपने गेहूं का आटा लिया, ठीक है, लेकिन उस आटे में जो है पहले से मिलावट की गई है, तो जो आप रोटी बनाएंगे उसके अंदर भी क्या रहेगी, मिलावट रहेगी। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं, आप इस चीज को यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, यदि दवा निर्माण में उपयोग होने वाले रॉ मटेरियल्स में पहले से अशुद्धि है, पहले से इम्प्योरिटी है, तो जो उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनेगा, जो दवा बनेगी, उसके अंदर भी क्या होगा, इम्प्योरिटी होगा। यदि किसी हर्बल ड्रग में मिट्टी या फिर अगर कोई दूसरा इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है तो वे दवा में मिल सकती है। तो आप इस चीज को अपने भाषा में भी जो है आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा गया, यदि दवा निर्माण में जो भी उपयोग रॉ मटेरियल है, अगर उसमें पहले से इम्प्योरिटी है, तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा उसके अंदर भी जो है क्या होगी, इम्प्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर सेकेंड वाले हेडिंग पे। चलिए, तो इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड सोर्सेज की, जो कि है संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस प्रक्रिया से, फ्रॉम सिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपकी दवाइयां बनती हैं या फिर देखिए उसमें जो है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो क्या लिखा गया है, केमिकल सिंथेसिस के दौरान, केमिकल सिंथेसिस के दौरान अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, कैटालिस्ट, बाई प्रोडक्ट और सॉल्वेंट्स जो है इम्प्योरिटी के रूप में मौजूद रह सकते हैं। जैसे कि हम कोई केमिकल रिएक्शन करा के जो है हम किसी दवा को बना रहे हैं, जैसे कि एक रिएक्शन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, N2+3H2 हमने लिख दिया है, और इससे जो है वो हमारा क्या बन रहा है, इससे जो है हमारा अमोनिया बन रहा है। ठीक है, तो जो आपका ये N2 है और जो आपका H2 है, ये क्या है, ये है आपका रिएक्टेंट, और इसमें जो है कोई यहाँ पर कैटालिस्ट भी होगा जो कि इस रिएक्शन को जो है क्या कराएगा, बढ़ाएगा। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है आपका यहाँ पर अमोनिया बन रहा है, हो सकता है अमोनिया के साथ में जो है कुछ यहाँ पे और जो है यहाँ पर बाई प्रोडक्ट बन रहा हो, या फिर हम इस केमिकल रिएक्शन में जो है वाटर का यूज कर रहे हो सॉल्वेंट के रूप में, तो उस वाटर के अंदर हो सकता है कुछ इम्प्योरिटी हो। ठीक है, तो जब भी कोई केमिकल सिंथेसिस होती है उसमें जो है अगर कोई रिएक्टेंट जो है वो पूरी तरीके से जो है वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ है, कुछ हमने कैटालिस्ट का यूज किया है, या फिर कोई यहाँ पर बाई प्रोडक्ट बन गया है, या फिर हम उसमें कोई सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी जो है इम्प्योरिटी के रूप में रह सकते हैं। जैसे कि हम किसी केमिकल रिएक्शन में जो है हम एसिड या फिर बेस का जो है वो हम उपयोग कर रहे हैं, और अगर हम उसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन में यूज नहीं करें, अगर हम उसका उचित मात्रा में उपयोग नहीं करें, तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो है वो एसिड या फिर बेस जो है वो बचा हुआ रह जाए, एस ए इम्प्योरिटी के रूप में जो है वो बचा हुआ क्या हो सकता है, ठीक है, रह सकता है। तो ये भी जो है हमारा क्या है, एक यहाँ पर इम्प्योरिटी का सोर्स है। तीसरा है आपका यहाँ पर केमिकल डिकम्पोजिशन, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक अपघटन, केमिकल डिकम्पोजिशन। तो देखिए, जो भी दवाएं होती हैं उनमें समय के साथ कुछ केमिकल रिएक्शन हो सकता है जिसकी वजह से वो डिकम्पोज हो सकती हैं, विघटित हो सकती हैं। तो क्या लिखा गया है, समय के साथ कुछ दवाएं ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, फोटोलिसिस या फिर दूसरे प्रोसेस के कारण जो है डिग्रेड हो सकती हैं, डिकम्पोज हो सकती हैं। जैसे कि एस्प्रिन जो होता है, नमी की उपस्थिति में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में जो है ये सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड में जो है ये बदल जाता है। ठीक है, जो कि क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड क्या होगा, वो यहाँ पर एस्प्रिन में क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी के रूप में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं जो कि हमारा है प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, प्रसंस्करण और निर्माण, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग।
तो देखिए जब आप भोजन बना रहे हैं या फिर आप कुछ भी बना रहे हैं खाने वाला, तो देखिए आपने सारा रॉ मटेरियल तो आपने अच्छा लिया है, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, लेकिन आप जिस बर्तन में बना रहे हैं अगर वो बर्तन गंदा है तो क्या होगा, आप जो भी भोजन जो है आप उसको तैयार करेंगे उसके अंदर क्या होगी, इम्प्योरिटी हो जाएगी, अशुद्धि हो जाएगी, गंदगी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, तो देखिए क्या लिखा गया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान अलग अलग स्टेप्स जैसे कि फिल्ट्रेशन, ड्राइंग और स्टरलाइजेशन के कारण जो है इम्प्योरिटी मिल सकती है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम यहाँ पे टैबलेट बना रहे हैं, कैप्सूल बना रहे हैं या फिर कोई हम दूसरा डोजेज फॉर्म बना रहे हैं, तो उसको बनाते समय अलग अलग प्रोसेस होता है, जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया। तो इन सभी स्टेप्स को करते हुए भी जो है हमारे दवाइयों के अंदर जो है इम्प्योरिटी मिल सकती है। ठीक है, साथ में हम जिन भी मशीनों का यूज कर रहे हैं उसमें से कुछ मेटल्स वगैरह भी जो है वो निकल के हमारे प्रोडक्ट के अंदर, हमारी दवाइयों के अंदर मिल सकते हैं, जिसकी वजह से इम्प्योरिटी आ सकती है। ठीक है, तो मेटालिक कंटामिनेशन भी जो है वो आपका मशीनरी से आ सकता है। ठीक है, अगला है आपका भंडारण की स्थिति, स्टोरेज कंडीशन। ठीक है, तो देखिए आपका रॉ मटेरियल सही है, जहां पे आप अपना दवाई बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो उसकी मशीनरी है वो भी सही है, लेकिन जहां पे आपने चीजों को स्टोर किया हुआ है अगर वहां का एनवायरनमेंट सही नहीं है, अगर वहां का स्टोरेज कंडीशन सही नहीं है, तो इसके वजह से भी जो है वो क्या हो सकता है, इम्प्योरिटी आ सकती है। जैसे कि क्या लिखा गया है, यदि यदि जो है टेम्परेचर हो गया, आपका आर्द्रता हो गया, लाइट को अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो आपकी दवा है उसके अंदर डीकम्पोजिशन हो सकता है, इम्प्योरिटी डेवलप हो सकती है। जैसे विटामिन सी जो है लाइट और मॉइस्चर के कारण जो है डीकम्पोज हो जाता है और क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका पैकेजिंग मटेरियल। तो पैकेजिंग मटेरियल की बात की जाए तो देखिए जो भी आपने ड्रग्स बनाया है, जो भी आपने टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन जो भी आपने बनाया है उसको सही पैकेजिंग मटेरियल में पैक करना भी जरूरी है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, कुछ दवाएं जैसे कि जो है आपकी प्लास्टिक, ग्लास और रबर आदि से लीचेबल सब्सटेंस को अवशोषित कर सकते हैं। देखिए जो भी आपकी दवाइयां हैं उनको किसी प्लास्टिक या फिर किसी ग्लास या फिर रबर के जो है वो पैकेजिंग में उनको स्टोर किया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो आपका प्लास्टिक, जो आपका ग्लास, जो आपका रबर है उसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ हो जो कि लीक करके जो है वो दवा के अंदर मिल सकते हैं। जैसे कि जो भी आपका प्लास्टिक कंटेनर होता है उसके अंदर जो है, उसके अंदर से जो है वो थैलेट निकल सकते हैं जो कि दवा के अंदर मिल सकते हैं, जिसकी वजह से जो है इम्प्योरिटी आ सकती है। ठीक है, अगला है आपका एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स यानी कि पर्यावरणीय कारक। तो देखिए जो हमारे यहाँ पर वातावरण, इसके अंदर गंदगी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें से क्या हो सकता है, डस्ट हो गया यानी कि धूल हो गया, डस्ट हो गया, माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव हो गए, कुछ हैवी मेटल्स हो गए जो कि मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज के दौरान दवा में मिल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल जो है 7 इम्प्योरिटी के सोर्सेज के बारे में जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सोर्सेज और इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी बहुत ही जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे, सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आप उसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि इम्प्योरिटी का जो है वो असर क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल रखी है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्माकोपियल सब्सटेंस। देखिए फार्माकोपियल सब्सटेंस में जो है अगर इम्प्योरिटी मिल जाएगी तो उसका असर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए तो इसमें कहीं भी रटने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान नहीं है। पहला है इम्प्योरिटी की उपस्थिति से दवा की पोटेंसी कम हो जाएगी, जो भी आपकी दवा होगी उसकी पावर कम हो जाएगी, जिससे उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट कम हो जाएगा। मतलब उस दवा को जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया है वो उसमें पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएगी, वो उस बीमारी, उस कंडीशन को ठीक नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका जो पोटेंसी है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। कुछ इम्प्योरिटी जो है क्या होती है, टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है और शरीर में जो है ये गंभीर एडवर्स इफेक्ट उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तीसरा है आपका कि इम्प्योरिटी की मौजूदगी से दवा की स्टेबिलिटी प्रभावित हो सकती है, जिससे कि उसका सेल्फ लाइफ जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो भी आपका टैबलेट है, कैप्सूल है, अगर उसके अंदर कोई ऐसी इम्प्योरिटी जो है
उसके अंदर क्या होगी, ये मिल गई है, तो क्या होगा, वो उस दवा की स्टेबिलिटी को प्रभावित कर देगा। जो भी आपकी दवा होगी वो लंबे समय तक जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगी, उसका लाइफ स्पैन, उसका जीवन काल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इम्प्योरिटीज के कारण दवा का कलर, उसका ऑर्डर यानी कि उसका गंध, उसका टेस्ट और उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रभावित हो सकती है। ठीक है, तो टोटल जो है हमने यहाँ पर 4 इफेक्ट हमने लिख लिया है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी और इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का जो है हमें फंडामेंटल लिखना है, और हमें रेडॉक्स टिट्रेशन के बारे में थोड़ा सा हमको डिस्कस करना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पर हेडिंग पड़ेगा फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, और एनालिसिस का मतलब क्या होता है, विश्लेषण। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है इसके अंदर जो है हम बहुत सारे एनालिसिस करते हैं, जिसमें कि हम कोई सैंपल लेते हैं। ठीक है, और उस सैंपल से जो है वो हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ठीक है, एनालिसिस करते हैं। तो चलिए क्या लिखा गया है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें हम किसी एनालाइट, किसी सैंपल की मात्रा को निर्धारित करने के लिए एक ज्ञात सांद्रता नॉन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सैंपल, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एनालाइट। उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए जो है हमारे पास एक पहले से जो है एक सॉल्यूशन होता है, जिसका कि कंसंट्रेशन हमको पता होता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कहा जाता है, क्योंकि यह पदार्थ की सटीक मात्रा का निर्धारण करता है। ठीक है, चलिए अब जो है हम इसके कुछ मेन कंपोनेंट के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, पहला है आपका टाइट्रेशन। पहला क्या है, पहला है आपका टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन क्या होता है, तो देखिए टाइट्रेशन जो है एक आपका एनालिटिकल प्रोसेस है, जिसमें हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन हमें पता रहता है, जिसमें एक ज्ञात सांद्रता नॉन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को जो है दूसरे अननोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के साथ जो है हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, और इसमें जो है टाइट्रेंट और एनालाइट शामिल होते हैं। इसमें जो है टाइट्रेंट और एनालाइट जो है क्या होता है, शामिल होता है। ठीक है, चलिए तो आपका टाइट्रेंट क्या होता है, तो देखिए टाइट्रेंट ऐसा सॉल्यूशन होता है, टाइट्रेंट ऐसा विलयन होता है जिसका कंसंट्रेशन हमें पहले से पता होता है, और इसे जो है ब्यूरेट से जो है धीरे धीरे जो है इसको नीचे गिराया जाता है। ठीक है, और दूसरा है आपका एनालाइट। तो यह आपका ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन क्या होता है, अननोन होता है, और इसका जो है वो हम निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो टाइट्रेंट क्या है, एनालाइट क्या है, आप इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, टाइट्रेशन क्या है, तो देखिए टाइट्रेशन ऐसा एनालिटिकल प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एक नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है, जिसको जो है हम अननोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हम उसका रिएक्शन कराते हैं। इसमें टाइट्रेंट और एनालाइट शामिल होते हैं। टाइट्रेंट ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका कि कंसंट्रेशन हमें पता होता है। ठीक है, और उसको जो है हम यहाँ पर ब्यूरेट के माध्यम से हम उसको हम उसको धीरे धीरे जो है हम उसको क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पर एनालाइट वाला सॉल्यूशन जिसका कि कंसंट्रेशन हमको पता नहीं है, उसमें जो है हम उसको ड्रॉप करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है आपका क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो देखिए इंडिकेटर ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि टाइट्रेशन के दौरान अगर कलर चेंज होगा, रंग परिवर्तन होगा, ये उसको दर्शाता है, जिससे जो है समापन बिंदु एंड पॉइंट की पहचान की जाती है। जैसे कि आपका दिया गया है फिनोल्फ्थलीन, जो कि एसिड बेस्ड टिट्रेशन में जो है उपयोग किया जाता है, और जो आपके पर मैथिल ऑरेंज है, इसका जो प्रयोग है वो आपका बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन के लिए इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए तो कुछ और भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए। पहला है आपका इक्विवेलेंस पॉइंट, संतुलन बिंदु। तो यह ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कि टाइट्रेंट और
आपके और आपके, ठीक है, विश्लेषणीय पदार्थ एनालाइट की संख्यात्मक मात्रा बराबर हो जाती है। और एक है आपका यहाँ पर समापन बिंदु। तो इंडिकेटर्स के रंग परिवर्तन द्वारा ज्ञात किया जाने वाला जो आपका पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं। और यह इक्विवेलेंस पॉइंट यानी कि संतुलन बिंदु के जो है पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस चीज को अपने शब्दों में भी जो है आप इसको लिखने की कोशिश कर सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है, और इसके फंडामेंटल के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर जो है वो हम यहाँ पे किया हुआ है कि टाइट्रेशन क्या हुआ है, कि टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेंट क्या होता है, और आपका एनालाइट क्या है, इंडिकेटर क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है। चलिए तो देखिए अब जो है हम यहाँ पर रेडॉक्स टिट्रेशन के बारे में जो है वो हम बात कर लेते हैं। तो देखिए रेडॉक्स जो है, ठीक है, आपके यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है प्लस रिडक्शन होता है, ठीक है। इस चीज के बारे में अपने केमिस्ट्री में जो है वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए रेडॉक्स टाइट्रेशन जो है एक आपका एनालिटिकल टेक्निक है जिसका जो उपयोग है किसी भी सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पर आधारित जो है ये पूरा प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस में जो है एक जो आपका पदार्थ होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसके अंदर जो है आपका, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड होता है। और जो आपके पास दूसरा पदार्थ है वो क्या होता है, आपका रिड्यूस होता है, उसके अंदर क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर रेडॉक्स टाइट्रेशन के प्रकार भी यहाँ पर दिए गए, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन। तो इसमें जो है पोटेशियम परमैंगनेट को ऑक्सीकृत टाइट्रेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। यह टाइट्रेशन एसिडिक मीडियम में किया जाता है। दूसरा आपका यहाँ पे डाइक्रोमेट टाइट्रेशन, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट को जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसका उपयोग जो है फेरस को फेरिक में, ठीक है, फेरस को फेरिक में ऑक्सीकरण करने में किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर लिखा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जो है यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो देखिए अब जो है थोड़ा सा ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर है उतना अच्छा नहीं बनाया गया था 2024 का, उतना अच्छा जो है इस क्वेश्चन पेपर को नहीं बनाया जा रहा है। जैसे पहले अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाया जाता था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का भी और ऑल सब्जेक्ट का, लेकिन अब जो है बहुत ही बेकार जो है क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस एंड क्लासिफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, ठीक है। तो देखिए एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में लिखना है और इसका क्लासिफिकेशन आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हमारी हेडिंग पड़ी हुई है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, ठीक है। तो देखिए एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स या फिर एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स ऐसी दवाइयां होती हैं जिनका जो उपयोग है वो कैंसर के उपचार में इनका उपयोग है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है। ये सेल डिवीजन को रोकती हैं या फिर जो भी हमारी कैंसर वाली कोशिकाएं होती हैं, कैंसर सेल्स होती हैं, उनको ये नष्ट करती हैं। और इनका जो उपयोग है कीमोथेरेपी में किया जाता है, मतलब कैंसर के उपचार में जो है इनका उपयोग किया जाता है। कहीं भी रटने वाली बात जो है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और देखिए जो भी क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन जो कि देखिए क्लासिफिकेशन जो होता है ये आपके आगे भी काम आने वाला है। जब आप डी फार्मा सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहां पे जो है आपका फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन होगा, फार्माकोथेराप्यूटिक्स में क्लासिफिकेशन होगा। तो यही क्लासिफिकेशन जो आपने यहाँ पर पढ़ा है डी फार्मा फर्स्ट ईयर में, वही जो है वहां भी काम आएगा आपके, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स का जो है वो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाल रखी है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, ठीक है। पहला है आपका यहाँ पर एल्काइलेटिंग एजेंट, ठीक है। पहला जो है वो हमारा है यहाँ पर एल्काइलेटिंग एजेंट, ठीक है। पहला हमारा है एल्काइलेटिंग एजेंट। तो ये जो है डीएनए को ये क्या करते हैं, डैमेज करते हैं और सेल डिवीजन को रोकते हैं। तो देखिए इसमें है आपका, अगर आप चाहें तो आप जो है यहाँ पर, ठीक है, एल्काइलेटिंग एजेंट हेडिंग डालिए, उसके बाद जो है आप डायरेक्ट एग्जाम्पल भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। अदरवाइज जो है हमने यहाँ पर इसका फिर से क्लासिफिकेशन कर दिया है। नाइट्रोजन मस्टर्ड एग्जाम्पल है साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोरेम्ब्यूसिल, नाइट्रोज यूरिया, कार्मिस्टाइन, लोमिस्टाइन, प्लैटिनम कंपाउंड, सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपका एंटी मेटाबोलाइट। तो इसमें आपका है प्यूरिन एनालॉग, एग्जांपल की बात करें 6 मर्केप्टोप्यूरिन। और आपका अगला है, ठीक है, पैरिमिडिन एनालॉग, एग्जांपल है आपका 5 फ्लोरोयूरेसिल। फोलेट एंटागोनिस्ट जिसमें कि आपका मिथोट्रिजेट हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है यहाँ पर एग्जांपल दिए गए। तो अगर आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी जो है आप इसके एग्जांपल लिख सकते हैं।
उसके बाद तीसरा है आपका यहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट, जो कि हमें प्राकृतिक स्रोतों से मिलते हैं और कैंसर सेल्स के डिवीजन को ये रोकने का काम करते हैं। और इसको जो है आपने फार्माकोग्नोसी में जो है आपने पढ़ा होगा। विनका एल्कोलॉइड एग्जांपल है विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टिन और विनोरैल्बिन। ठीक है, तो ये जो है हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है और क्वेश्चन में यही पूछा ही गया है। चलिए, तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्लासिफाई ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं उनका क्लासिफिकेशन करना है। और एक्सप्लेन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। तो देखिए, ये जो है सेकेंड पार्ट का जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत पूछा गया है। क्योंकि जब देखिए अभी जो आपका सिलेबस है उसमें जो है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं लिखा है, वहां पे बस केवल यूजेस लिखा है। और यहाँ पे जिसका भी जो है स्टार बना हुआ है वहां पे आपको ठीक है केमिकल स्ट्रक्चर बनाना है, यूजेस हो गया, उसका फॉर्मुलेशन हो गया और आपका उसका स्टोरेज स्टेबिलिटी हो गया। यही जो है 3 से 4 चीज जो है आपके सिलेबस में दी गई है। लेकिन अब जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को हटा लिया गया, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर एग्जाम में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पूछा गया। जैसे कि पिछले साल जो है जो आपका पुराना सिलेबस था वहां पे जो है पूछा जाता था। ठीक है, चलिए, तो देखिए आप इस चीज को तैयार नहीं करेंगे, आप जो है इसका अधूरा आंसर लिख देंगे। वैसे अगर आप ठीक है सारा क्वेश्चन करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप ठीक है बड़े आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल और जो आपके पर केमिकल प्रॉपर्टी है उसके चक्कर में जो है आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जो है आप इसको लिख भी सकते हैं, कैसे लिखेंगे उसके बारे में जो है वो मैं आपको यहाँ पर बाद में बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए हमने यहाँ पर हेडिंग डाल रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली बहुत सारी अलग अलग ड्रग्स हैं, आप उनका यहाँ पर टोटल क्लासिफिकेशन नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की जाए, इसमें हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है और यह हमारे शरीर के सभी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को जो है ये कंट्रोल करता है। मतलब ऐसा मूवमेंट जो कि हमारे इच्छा के अधीन होता है और ऐसा मूवमेंट भी जो कि हमारे विल पावर के अधीन नहीं होता है, हमारी इच्छा के अधीन नहीं होता है। तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कार्य करने वाली जो भी आपकी ड्रग्स हैं वो हमारे ब्रेन और हमारे ठीक है नर्वस सिस्टम की जो भी यहाँ पर मूवमेंट है उसकी एक्टिविटी है उसको या तो स्टिमुलेट करती हैं या फिर उसको डिप्रेस करती हैं, उसको उत्तेजित करती हैं या फिर उसको अवसादित डिप्रेस करने का कार्य करती हैं। अब देखिए बहुत सारी जो ड्रग्स हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट्स के बारे में जो है वो हमने यहाँ पे लिखा है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। तो ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मूवमेंट को, एक्टिविटी को कम करती हैं और एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक प्रभाव दिखाती हैं। मतलब इंसान जो है वो हल्का हल्का बेहोश होने लगता है, जो भी उसका पेन होता है, दर्द होता है वो खत्म होने लगता है। सेडेटिव और हिप्नोटिक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि एक्साइटमेंट को कम करती हैं और क्या लाती हैं, नींद लाती हैं, हिप्नोटिक वाली। ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की बात की जाए तो ये जो है एपिलेप्सी और सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसके उपचार में जो है वो उपयोग की जाती हैं। सीएनएस स्टिमुलेंट्स की बात की जाए तो ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं और क्या करती हैं, और क्या दिया गया है, सतर्कता, अलर्टनेस, एनर्जी और ठीक है जागरूकता, अवेयरनेस को बढ़ाने का काम करती हैं। और एक और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो कि है एंटी डिप्रेसेंट। तो एंटी डिप्रेसेंट ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका जो उपयोग है वो डिप्रेशन यानी कि अवसाद के उपचार में किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखा है। अब जो है इनका अलग अलग से अगर आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखने जाएंगे तो इसका जो आंसर है बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। तो देखिए वैसे तो इनको फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पूछना चाहिए किसी भी टॉपिक में, क्योंकि ये आपका सिलेबस के बाहर है। लेकिन अगर ये आपसे फिर भी पूछता है तो आप इसको बना के लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि अधिकांश सेडेटिव और जो आपके हिप्नोटिक्स होते हैं तो इसके आगे जो है आप सभी में बना के लिख दीजिए। ठीक है, सफेद या फिर हल्के, ठीक है, सफेद या फिर हल्के सफेद क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और कुछ जो है आपके लिक्विड भी हो सकते हैं। ठीक है, और अधिकांश सेडेटिव और हिप्नोटिक जो है आपके क्या होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं और ये जो है आसानी से जो है हमारे ब्रेन के अंदर जो है ये चले जाते हैं,
ब्लड ब्रेन बैरियर को ये पार कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं, मतलब इनका जो है ठीक है लिपिड से दोस्ती ज्यादा होती है, तो इनका सॉल्युबिलिटी पानी में क्या होगा, कम होगा, तो ये पानी में जो है कम घुलनशील होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी, वैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अब हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी जो है ये जो क्वेश्चन पेपर बनाया एग्जामिनर, हो सकता है कि उसको जो है उसको सिलेबस पता नहीं हो, ठीक है। तो देखिए सेडेटिव्स की केमिकल्स स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें जो है आपको बेंजोडाइजेपिन रिंग देखने को मिल सकती है, या फिर आपको जो है बारबिट्यूरिक एसिड जैसी जो है स्ट्रक्चर इसमें आपको देखने को मिल सकती है। हिप्नोटिक्स का हाइड्रोलिसिस यानी कि जल अपघटन हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो भी आपकी सेडेटिव और हिप्नोटिक कैटेगरी की जो भी दवाएं हैं इनके अंदर जो है ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन और हाइड्रोलिसिस में जो है ये सारी केमिकल रिएक्शन हो सकती है, जो कि इनकी क्रियाशीलता को, इनकी रिएक्टिविटी को जो है प्रभावित कर सकती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। डिफाइन एंड क्लासिफाई डायूरेटिक ड्रग, डिस्कस देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पूछ लिया, जो कि नहीं पूछना चाहिए, सिलेबस में हमारे नहीं है ये, ठीक है। डायूरेटिक ड्रग क्या होती है उसका क्लासिफिकेशन करना है, और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी लिखना है। तो किसका लिखना है ये भी जो है इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन जो हमारा सिलेबस है उसमें डायूरेटिक में जो भी ड्रग्स हैं उसमें से हम किसी एक का जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हमको लिखना पड़ेगा। भले हम थोड़ा सा उसको लिखेंगे गलत लिखें, लेकिन उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे बात करते हैं डायूरेटिक ड्रग की। डायूरेटिक ड्रग, तो देखिए डायूरेटिक ड्रग या फिर डायूरेटिक एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर यूरिन, ठीक है, यहाँ पर यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। तो डायूरेटिक ड्रग ऐसी दवाएं होती हैं जो कि शरीर से एक्स्ट्रा वाटर, अतिरिक्त पानी और सोडियम को निकालने में मदद करती हैं। ये दवाएं जो हैं ये जो है आपके मुख्य रूप से जो है हमारे किडनी पे प्रभाव डालती हैं, जिससे जो है मूत्र उत्पादन बढ़ जाता है, यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। डायूरेटिक्स का जो उपयोग है ये आपका किस में होता है, हाइपरटेंशन में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, और एडिमा, शरीर के अंदर जो है पानी जमा हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, एडिमा हो गया, इनके उपचार में जो है डायूरेटिक्स का जो उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन की बात की जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक, तो पहला है आपका थाइएजाइड, ठीक है, थाइएजाइड, ठीक है, डायूरेटिक, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जो है आप लिख देंगे डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरथाइएजाइड हो गया, क्लोरथाइएजाइड हो गया, ठीक है। चलिए अगला है आपका लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक की बात की जाए, लूप डायूरेटिक, तो ये जो है लूप ऑफ हेनले पे जो है ये कार्य करते हैं, और पानी और सोडियम के एक्सक्रीशन को ये बढ़ाने का काम करते हैं। और लूप डायूरेटिक का एग्जाम्पल है फुरोसीमाइड और बुमीटेनाइड, ठीक है, सबसे फेमस एग्जांपल है आपका फुरोसीमाइड। तीसरा है आपका पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक, पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक, तो देखिए ये ऐसे डायूरेटिक होते हैं जो कि पोटेशियम आयन के लॉस को जो है ये क्या करते हैं, कम करते हैं, और केवल जो है सोडियम और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को ये बढ़ाते हैं। एग्जांपल है स्पाइरेनोलैक्टोन और एमिलोरेट, क्या है, पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक के एग्जांपल्स हैं। अगला है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स को ये इनहिबिट करता है, ब्लॉक करता है। एग्जांपल की बात की जाए एसिटाजोलामाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन भी हमने लिख दिया है। अब जो है हम यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि हमारे सिलेबस में अब नहीं है, पहले ये हुआ करता था, ठीक है। तो देखिए फुरोसीमाइड जो होता है आपका थोड़ा सा सफेद या फिर स्लाइटली येलो कलर का जो है ये क्रिस्टलिन पाउडर होता है, और ये पानी में बहुत ही कम घुलता है, ठीक है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। और जो भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि एथेनॉल हो गया, इसमें जो है ये घुल सकता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में 2 से 3 बातें जो है अगर आप लिख देंगे तो वही आपका फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। चलिए केमिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि जो आपका पर फुरोसीमाइड होता है इसका केमिकल स्ट्रक्चर की जो है, केमिकल स्ट्रक्चर की अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर जो है एक आपका सल्फोनामाइड ग्रुप होता है, एक आपका फिनॉक्सी ग्रुप होता है, और एक आपका जो है फ्लोरीन जो है इसमें पाया जाता है, ठीक है। और फुरोसीमाइड जो होता है एसिडिक और बेसिक, ठीक है,
दोनों प्रकार के मीडियम में जो है ये रिएक्शन दे सकता है, लेकिन आमतौर पे जो है ये क्या होता है, स्थिर होता है, स्टेबल होता है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो हमने डिस्कस कर लिया फुरोसिमाइड का। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। यहाँ भी जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पूछ लिया है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग एंड रिलेटेड एजेंट। ठीक है, तो देखिए कोलिनर्जिक मतलब क्या, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन आप याद रखेंगे, एसिटाइल कोलिन। जब आप डीप फार्मा सेकेंड ईयर में आएंगे तो वहां पे आपको जो है फार्माकोलॉजी में इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कोलिनर्जिक ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो कि एसिटाइल कोलिन की तरह प्रभाव दिखाती है, या फिर एसिटाइल कोलिन की मात्रा को जो है ये हमारे शरीर में बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड रिलेटेड एजेंट। देखिए कोलिनर्जिक दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जो कि एसिटाइल कोलिन के प्रभाव की नकल करती हैं या फिर उसे बढ़ाती हैं। ये दवाएं जो हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे काम करती हैं, और कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो है दो तरह के होते हैं, पहला है मस्करैनिक रिसेप्टर और दूसरा है आपका निकोटाइनिक रिसेप्टर। ठीक है, चलिए तो इसकी क्लासिफिकेशन की बात जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग की बात की जाए तो पहला है आपका मस्करैनिक एगोनिस्ट। देखिए यहाँ पर एक आपका होता है एंटागोनिस्ट और एक आपका होता है एगोनिस्ट। तो देखिए एंटागोनिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है या फिर ऐसा एजेंट्स होता है जो कि किसी इफेक्ट को जो है एंटागोनाइज करता है, मतलब उसके असर को कम करता है, और एक आपका होता है एगोनिस्ट मतलब उसके असर को ये बढ़ाने का काम करता है। तो पहला है आपका यहाँ पर, ठीक है, मस्करैनिक एगोनिस्ट। इसके बारे में जो है जब आप डी फार्मा सेकेंड ईयर में आएंगे तो वहां पे आपको फार्माकोलॉजी में जो इसके बारे में जो है आपको डिटेल से बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है आप इसको यहाँ पर याद कर लीजिए। पहला है मस्करैनिक एगोनिस्ट, एग्जांपल है पिलोकार्पिन, मेथाकोलिन। निकोटिनिक एगोनिस्ट, निकोटिन। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग, नियोस्टिगमाइन, पायरिडोस्टिगमाइन। और इरिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, पाराथायोन, मालाथायोन। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद करना पड़ेगा। अब जो है हम इसके यूजेस की बात कर लेंगे जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है। हमारे सिलेबस में दिया गया है यूजेस, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, फॉर्मुलेशन, ये जो है हमारे सिलेबस में दिया गया। ठीक है, तो देखिए नियोस्टिगमाइन का जो उपयोग है वो माइस्थेनिया ग्रेविस नाम के एक ऑटो इम्यून डिजीज में किया जाता है, माइस्थेनिया ग्रेविस। उसके बाद सर्जरी के बाद इंटेस्टाइनल एटोनी और यूरिनरी और मूत्राशय की गतिहीनता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यूरिनरी, ठीक है, रिटेंशन की को सुधारने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह आंखों में इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करता है, इसकी वजह से जो इसका जो उपयोग है वो ग्लूकोमा के उपचार में भी जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, इंटेस्टाइनल एटोनी और यूरिनरी रिटेंशन के उपचार में इसका उपयोग होता है, और साथ में जो इसका जो उपयोग है वो ग्लूकोमा के उपचार में भी जो है वो किया जाता है। ठीक है, अब इसके स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात की जाए तो नियोस्टिगमाइन जो होता है लाइट सेंसिटिव होता है, इसको जो है हमें धूप से बचा के रखना पड़ेगा। इसकी वजह से जो है हम इसे रखते हैं अंबर कलर के वायल में, ठीक है, और लाइट रेजिस्टेंट पैकेजिंग में जो है इसको रखा जाता है। इसको जो है आपको नमी के संपर्क में जो है नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो नियोस्टिगमाइन टैबलेट्स को जो है कम नमी वाले स्थान पर रखा जाता है, इसे जो है एयर टाइट कंटेनर में रखना जरूरी होता है। ठीक है, इसके फॉर्मुलेशन की बात की जाए तो ये जो है आपका टैबलेट, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप और एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन के रूप में जो है ये उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं या फिर आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो लिखिए कि जो आपके पास नियोस्टिगमाइन जो है वो टैबलेट्स, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, आई ड्रॉप के फॉर्म में जो है ये उपलब्ध है। ठीक है, इतना अगर आप लिख देंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। पार्ट ए में टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन आपको करना रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डिस्क्राइब एंटी एंजाइनल ड्रग। ठीक है, तो देखिए आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कार्य करने वाली दवाओं के, ठीक है, दवाओं के बारे में लिखना है, उनका क्लासिफिकेशन लिखना है, और साथ में आपको एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में लिखना है। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे हमारी हेडिंग पड़ चुकी है ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या आता है, हमारा हार्ट आता है, हमारा दिल आता है और हमारे ब्लड वेजल्स आते हैं, हमारी रक्त धमनियां आती हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर कार्य करने वाली दवाएं, ड्रग्स उन दवाओं का समूह होती है, ग्रुप होती हैं, जो कि हमारे हार्ट, यहाँ पे टी लगा होना चाहिए था, जो कि हमारे हार्ट और ब्लड वेजल्स पे अपना प्रभाव डालती है। इनका जो उपयोग है हाइपरटेंशन, हार्ट फेल्योर, एरिथमिया और एंजाइना के उपचार में किया जाता है। ठीक है, हाइपरटेंशन में क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल से अधिक हो जाता है। ठीक है, हार्ट फेल्योर में क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे बॉडी के जो नीड है, डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। एरिथमिया में क्या होता है, जो हमारी हार्ट बीट होती है वो क्या होती है, एबनॉर्मल हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। और एंजाइना में क्या होगा, जो हमारा हार्ट मसल है वहां तक जो है सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचता है, और अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, उसे क्या बोलते हैं, एंजाइना बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन हम लिख लेते हैं। तो पहला है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो पहला है आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। बिल्कुल नाम से क्लियर, इनका जो उपयोग है तो हाइपरटेंशन के उपचार में होता है। बीटा ब्लॉकर के एग्जांपल की बात की जाए, एटिनोलोल, प्रोप्रेनोलोल, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, इनैलेप्रिल, रैमीप्रिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एम्लोडाइपिन, वेरापामिल, डायूरेटिक्स, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, फ्रोसीमाइड। ठीक है, अगला है आपका एंटी एरिथमिक ड्रग्स। इसमें आपका सोडियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि आपका लीडोकेन, क्विनिडीन हो गया, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि एमियोडारोन हो गया, बीटा ब्लॉकर जैसे कि आपका मिटोप्रोलोल, एस्मोलोल हो गया। एंटी एंजाइनल ड्रग की बात की जाए तो पहला है आपका नाइट्रेट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स में आपका हो गया नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट, जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर डिल्टियाजम, निफेडिपिन, बीटा ब्लॉकर प्रोप्रेनोलोल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन भी जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्वेश्चन में पूछा गया था कि एंटी एंजाइनल ड्रग के बारे में थोड़ा सा लिखिए। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारी हेडिंग पड़ी है एंटी एंजाइनल ड्रग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आखिरकार एंजाइना क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स या फिर एंटी एंजाइनल एजेंट्स ऐसी औषधियां होती हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका जो उपयोग है एंजाइना पेक्टोरिस के उपचार में और उसके रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन में किया जाता है। ठीक है, एंजाइना जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी है जिसमें, ठीक है, जिसमें जो है, ठीक है, हार्ट मसल्स को अपर्याप्त ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जिससे जो है सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, इसको क्या कहते हैं, एंजाइना कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके उपचार में जो है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का उपयोग होता है, जिसको जो है हम सबलिंगुअल रूट से लेते हैं। सबलिंगुअल रूट क्या होता है, जो आपकी दवाई होती है इसको जो है हमें घोटना नहीं होता, निगलना नहीं होता है, बल्कि इसको जो है हमें अपने जीभ के नीचे रखना होता है। ठीक है, अलग अलग रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप डी फार्मा सेकेंडरी में पढ़ेंगे जब आप, ठीक है, फार्माकोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके यूजेस की बात की जाए, यूजेस तो एंजाइना के उपचार में, हार्ट फेलियर के उपचार में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के उपचार में और पल्मोनरी हाइपरटेंशन के उपचार में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए तो इसको जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसको स्टोर करना चाहिए। इसको जो है हमें नमी से बचाना होता है, इसको जो है हमें धूप और तेज प्रकाश, डायरेक्ट सनलाइट से हमको बचाना होता है, और इसको जो है सील बंद कंटेनर या फिर एयर टाइट कंटेनर में जो है इसको रखना चाहिए। ठीक है, तो आप इन सभी चीजों को जो है आराम से लिख सकते हैं, कहीं भी रटने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं इसके फॉर्मुलेशन की। तो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो है टैबलेट्स और सस्टेन रिलीज टैबलेट के रूप में जो है ये उपलब्ध है। इसके पॉपुलर ब्रांड नेम की बात की जाए, सॉर्बिट्रेट, आइसोडिल, सीडोकार्ड और एंजीबिट जो है इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। पार्ट बी में जो है हम टोटल 11 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पार्ट बी में क्या होता है कि टोटल जो है 11 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन करना होता है, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, तो 30 नंबर जो है वो आपका यहाँ से बन जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो क्लास का जो पार्ट बी होगा उसमें जो है
हम पार्ट बी के सभी क्वेश्चंस को करेंगे और साथ में पार्ट सी में जो है पार्ट सी के भी जो है सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स है, आप इस क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। 4 महीने में जो है आपके एग्जाम की, ठीक है, 3 महीने में जो है आपके एग्जाम की जो है वो पूरी तैयारी करा दी जाएगी। तो आप क्रैश कोर्स में जो है जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और क्लास में। जय हिंद।